देखिए, जब कई बार दो तरह का कोविड होता है। एक में तो लक्षण होते हैं, एक में लक्षण नहीं होते हैं। एक जिसमें लक्षण होते हैं उसमें है जैसे कि गले का ख़राब होना, बुखार आना और सांस की दिक्कत आनी। इस तरह के आमतौर पे लक्षण आते हैं, जुखाम का होना। डेफिनेटली ऐसे जब कोई ऐसा लक्षण आता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए, जैसे आरटीपीसीआर को करवाना चाहिए। तो ये वाले लक्षण है, आम तौर पे तो यही होते हैं। डेफिनेटली इस लहर में काफ़ी लोग शुरू में तो जब ये इनिशियली जब फरवरी में ये काफ़ी लो स्तर पे पेशेंट थे यहाँ पे 10 से 12 हज़ार सारी कंट्री में। तब तो लोगों में काफ़ी लापरवाह थे लोग, मास्क नहीं लगाते थे, डर भी नहीं था। पर जैसे जैसे ये लहर बढ़नी शुरू हो गई और मार्च अप्रैल में इसका जो काफ़ी सारी लहर, जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट है वो बढ़ने शुरू हो गए, तो लोगों में डर की स्थिति पैदा ज़रूर होगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि डर वाली कोई बात नहीं है। हमें तो एक डिसिप्लिन्ड वे में इसको काबू में रखना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है। और जैसे फरवरी में 10 से 12 हज़ार केसेस सारी कंट्री में थे और अभी मई 6 को 4,14,000 केसेस सारी कंट्री में हुए, तो ये आई थिंक हाईएस्ट पीक हुई है। और अब ये पीक का कम आना शुरू हो गया और आज के दिन में स्थिति ये है कि 2 लाख से कम केसेस हमारी कंट्री में है। घबराने की बात तो नहीं है, पर डेफिनेटली हमें डिसिप्लिन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है। देखिए, जो जो तो वाइट फंगस जिसको एक नॉर्मल फंगस होता है वो तो इन्वायरमेंट में, और वैसे भी जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं या कोविड के ऊपर होते हैं, कोविड से गुजर रहे होते हैं, तो उसमें कई बार हो जाता है। पर जो ये ब्लैक फंगस है ये एक अनयूजुअल है। पहले भी ऐसे नहीं था कि ये पहले नहीं था, पहले भी ब्लैक फंगस होती थी और हमारे 50 से 60 पेशेंट हर साल आते थे। पर अभी एक महीने में तो इतने हो गए जितने साल में आते थे, उससे ज़्यादा अभी अप्रैल मई में इतने केसेस हमारे पीजीआई में आए हैं। और ये इसके कई कारण हुए हैं। एक तो पेशेंट है, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि कोविड, जो कोविड पेशेंट है उसमें जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं और उनको स्टीरॉयड दिया जाता है। और कई जगह पे तो ये भी है कि जो डोज ऑफ स्टीरॉयड वो भी काफ़ी हाई मात्रा में दी गई। मैं कह सकता हूँ कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड हुआ। और वैसे भी अगर कोविड में अगर सेचुरेशन अच्छी है तो स्टीरॉयड देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इन लोगों को, जिन लोगों को इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड हुआ, उनको ये ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन हुआ। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट थे उसमें भी ये जो ब्लैक फंगस है इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये दो कारण तो हैं ही हैं। तीसरा मैं समझता हूँ कि जो ये वैसे तो ब्लैक फंगस के केसेस थोड़े थे लास्ट ईयर 2020 में, पर उस वक्त इस बार ये भी देखने में एक्स्ट्रा आया है कि जो हमारे वेरिएंट्स आ गए या म्यूटेंट्स आ गए, ये भी फास्ट स्प्रेडिंग थे, तो हो सकता है ये भी कारण है। ये भी देखने में आया है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन स्टेटस, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है या दोनों वैक्सीन नहीं लगाए हैं, वो भी इन केसेस में देखने में ज़्यादा आए हैं। पर ख़ासकर मैं यही कहूँगा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड एक बहुत बड़ा कारण है उन पेशेंटों में जिसमें कि डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ऐसे पेशेंट हमारे पास लगभग 60 के करीब अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, ट्रीट किए हैं। तो जो हमारे डॉक्टर है ये एक टीम वर्क है, जैसे कि इसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, मेडिसन और एंडोक्राइनोलॉजी स्पेशलिस्ट होता है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है।
जैसे कि जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए नोज से स्वैब लेते हैं। उन केसेस में जिसमें कि शक होता है कि ये ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस में होता ये है कि जैसे नाक ब्लॉक हो जाता है और नाक से डिस्चार्ज आता है, और लगभग आधे साइड में, हाफ साइड में स्वेलिंग आ सकती है, या आइज़ में भी स्वेलिंग आती है। तो और विज़न भी कई बार कम हो जाता है। तो उसमें जो जब स्वेब नेजल स्वेब लेते हैं तो एक तो उनको हम कोविड टेस्ट करवाते हैं, और साथ साथ में ऐसे पेशेंटों का हम ये जो म्यूकर माइकोसिस के लिए भी टेस्ट करवाते हैं। तो जब एक बार पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। ट्रीटमेंट में ये होता है कि जैसे कि जिन लोगों को जो डायबिटिक होते हैं उनका हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। जो एक इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ से हाई डोजेज स्टीरॉयड होते हैं तो हम हाई डोजेज स्टीरॉयड को हम कम करते हैं। और जो हमारा ईएनटी स्पेशलिस्ट है या आई स्पेशलिस्ट है वो डिब्राइडमेंट करता है, जैसे खासकर ईएनटी स्पेशलिस्ट साइनस की डिब्राइडमेंट करते हैं। और चौथी बात है कि इसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जो ड्रग है उसको दिया जाता है। तो हमारा तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है अगर पेशेंट टाइमली आए और उनका अर्ली डायग्नोसिस हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो। जहाँ तक तो जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के हेल्थ केयर वर्कर है, लगभग 92 से 93% के करीब वैक्सीनेट हो चुके हैं। उनकी एक डोज लग चुकी है, दूसरी डोज ड्यू है। पर आपने सही कहा कि सारे लोग आगे नहीं आ रहे। ये आई थिंक हमारी तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जब दोनों डोजेज वैक्सीन की लगती है तो प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है। आमतौर पे कोविड नहीं होता है, अगर कोविड होता भी है तो इतना माइल्ड होता है कि कम से कम मोर्टेलिटी और इससे काफ़ी बचाव होता है। लगभग मैं कह सकता हूँ 10 से 12 टाइम्स लेस इम्पैक्ट होता है कोविड का अगर जो वैक्सीनेटेड होते हैं तो। देखो हम लोग तो तैयार फर्स्ट वेव में ही तैयार थे। जब सेकंड वेव आई, सिर्फ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होगी और ऑक्सीजन के साथ में वेंटिलेटर की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। और इसमें फर्स्ट वेव में तो जो ओल्डर एज ग्रुप पीपल और जो जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज़ है वो लोग इन्वॉल्व हुए। सेकंड वेव में लगभग सारे एज ग्रुप के इन्वॉल्व हो गए। ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर अब हम थर्ड वेव के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ सालों तक तो डेफिनेटली बनेंगे ही और आगे भी रहेंगे। 1 से 2 साल तक डेफिनेटली ये हमारा लाइफ के पार्ट है। जो पेशेंट है हमारे सराउंडिंग स्टेट से आते हैं, जैसे पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल, काफ़ी पेशेंट उत्तर प्रदेश से भी और उत्तराखंड से भी आते हैं। और हम लोग तो मना नहीं करते हैं, कोई भी पेशेंट पीजीआई में आता है सभी पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो इमरजेंसी में पेशेंट आता है उसको लौटाया नहीं जाता, हम लोग तो सभी पेशेंटों को ट्रीट करते हैं। और ऐसे आमतौर पे जो सीरियसली सिक पेशेंट होता है उसको हम लोग डॉक्टरों को यही एडवाइस करते हैं कि उनको पहले चाहिए कि पहले बात कर लें, ताकि कोई जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट का बेड है वो अवेलेबल हो सके। बाकी अदरवाइज़ हम तो सभी को ट्रीट करते हैं, सारे पेशेंटों को। अभी तो जैसे देखिए कि 2 लाख से कम जो नंबर है कंट्री में, और चंडीगढ़ में भी जैसे 200 के आसपास नंबर है। जब ये नंबर काफ़ी कम हो जाएगा, जब हमें कॉन्फिडेंस होगा कि कोविड ना फैलेगा और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जब रिस्क कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम ओपीडी को खोलेंगे। अभी भी हम लोग टेली कंसल्टेशन करते हैं और टेली कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों को सलाह देते हैं। और जो हमारी इमरजेंसी है वो तो 24 घंटे ही खुली है। उसके बाद जैसे देखिए गायनी के पेशेंट है, ऑफ्स गायनी के पेशेंट है,
कीमोथेरेपी के या जो रेडियोथेरेपी के पेशेंट, जो कैंसर के पेशेंट यहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, उनके लिए भी पीजीआई 24 घंटे खुला है। और कोई भी अपॉइंटेड पेशेंट, कोई इमरजेंसी, सेमी इमरजेंसी का है, वो भी हम लोग देखते ही हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जब ये फर्स्ट वेव ख़त्म हुई थी और लो लेवल पे आई थी, जब 10 से 12 हज़ार पेशेंट हमारे पास फरवरी में था, तो जो लापरवाही तब बरती और लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिए, और काफ़ी सारे जैसे रिलीजियस, पॉलिटिकल और दूसरे बड़े इवेंट्स है, शादी और ऐसे इस तरह के इवेंट्स में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाया नहीं। वो डेफिनेटली हमें थर्ड वेव को, जैसे ये सेकंड वेव कम हो रही है, काफ़ी केसेस कम हो गए, और हो सकता है कि 2 to 3 मंथ में ये काफ़ी लोअर लेवल पे आ जाएगी। तो थर्ड वेव को प्रिवेंट करने के लिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, जिसमें कि मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और जब अननेसेसरी ट्रेवल को भी हमें अवॉइड करना है, और जो जैसे बड़े इवेंट होते हैं जिसमें क्राउड इकट्ठा होता है, उससे भी हमें दूर रहना है, और वैक्सीनेशन भी हमें डेफिनेटली करना है ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये चीज़ें हैं, मैं तो यही कहूँगा कि डिसिप्लिन वे में रहना है, और तभी हम लोग एज ए टीम इस कोविड को हम लोग हराने में सफल हो जाएंगे।